तो इस लेक्चर में हम बहुत सारे नए एलिमेंट सीखने वाले हैं। उससे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या एलिमेंट देखे थे। और हम अपनी सेम about.html फाइल में ही कोड लिख रहे हैं। इसी फाइल को हम यूज़ कर रहे हैं और किसी फाइल में हम कोड नहीं लिख रहे हैं। तो हमने टेक्स्ट एलिमेंट देखे थे जिनसे कि आप एक HTML डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट क्रिएट कर पाओ। तो हमने देखा था कि p टैग यूज़ होता था, p एलिमेंट फॉर पैराग्राफ। H1, H2, H3 हमने देखा था, ये हेडिंग्स के लिए यूज़ होते थे। और मैंने बताया था कि आपको ऐसे रैंडमली टैग यूज़ नहीं करना। आप करने को तो आप p टैग भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट का तो उसको हेडिंग बनाओ, या तो मेन हेडिंग बनाओ या सब हेडिंग बनाओ। तो H1, H2, H3 ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। H1 आप एक ही यूज़ कर सकते हो, बाकी H2, H3 आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। और भी हेडिंग्स होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में H3 तक देखा था। तो आप H4, H5 और H6 तक आप हेडिंग को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। H5, H6, तो ये टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। और H1 का मतलब मेन हेडिंग, H2 का मतलब सब हेडिंग, इस तरीके से 6 हेडिंग्स बनाई गई हैं। जैसे न्यूज़पेपर हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेन हेडिंग होती है, फिर उसके अंदर एक आर्टिकल होता है, उसकी एक हेडिंग होती है। हो सकता है उसके अंदर भी कुछ आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ्स हों, हर पैराग्राफ की भी हेडिंग होती है। तो ऐसे H1, H2, H3, H4 यूज़ करके आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो सर्च इंजन को भी पता लगता है कि ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये और इसके नीचे की हेडिंग है। तो जब गूगल क्रॉलर पेज को पढ़ता है तो वो सारे हेडिंग को, टैग को कैप्चर करके उनको थोड़ी सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, बाकी सारे टेक्स्ट को इतनी नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करके एक बार क्विकली देख भी लेते हैं। ये सेम अबाउट फाइल है। इसको इस तरीके से आप देख सकते हो कि सारी हेडिंग्स हमने बना ली हैं। इसको नाम भी दे देते हैं। ये हेडिंग 4 है, ये हेडिंग 5 है, टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हेडिंग 6 है। एक बार रिफ़्रेश फिर करते हैं। ये बार बार रिफ़्रेश करना पड़ रहा है, आगे के लेक्चर में नहीं करना पड़ेगा, हम कुछ ना कुछ एक्सटेंशन यूज़ कर लेंगे। बट अभी आप बार बार कोड लिख के सेव करो, रिफ़्रेश करके देखो। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। और हमने कुछ फॉर्मेटिंग करने वाले एलिमेंट्स देखे थे, जैसे कि EM हो गया, I हो गया, B हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब हो गया। और मैंने बताया था कि इनका भी इम्पोर्टेंस रहता है। अगर आप ये बी यूज़ करोगे बोल्ड, तो सर्च इंजन को पता रहेगा कि आपने ये वर्ड को बोल्ड किया है, तो कोई ना कोई इस वर्ड की इम्पोर्टेंस होगी। और हमने कमेंट सीखा था, तो मैं इस कमेंट भी कर देता हूँ। तो VS कोड में कमेंट का एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देख लेना। और हमने देखा था कि ये जो कमेंट होता है, इसको अगर मैं जाऊँ यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो पेज में कुछ चेंज नहीं आ रहा, बट मैं डेवलपर टूल्स में जाऊँगा तो यहाँ पर कोड में आपको वो कमेंट दिखेगा। और हमने सीखा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो एक एलिमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि हमने ये ID एट्रीब्यूट यूज़ किया था। एट्रीब्यूट की वैल्यू पेयर में होते हैं, और एट्रीब्यूट्स जो ओपनिंग टैग होता है ना एलिमेंट का, उसके अंदर लिखे जाते हैं। तो ये मैंने रैप अप कर दिया लास्ट लेक्चर का। अब इस लेक्चर में एक काम करते हैं कि बॉडी के अंदर के कुछ अभी रहने देते हैं। अब पिक करते हैं कि हेड के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हेड के अंदर एक एलिमेंट बताने वाला हूँ जो है टाइटल। अब इसका भी ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। मोस्टली क्लोजिंग टैग उसका नहीं होता जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट को रैप नहीं कर रहा है, या जिसमें ज़रूरत नहीं होती उसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। कुछ कुछ में नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो टाइटल क्या होता है, आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट, इस पूरे पेज को टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल अगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज है, तो मैं यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया करके इसको मैंने टाइटल दे दिया, ठीक है। और हेड के अंदर हम वो एलिमेंट यूज़ करते हैं जो हमें डिस्प्ले नहीं करने होते। तो ये टाइटल एक्चुअली में दिखता कहाँ है, तो इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो ये एक्चुअली पेज पे तो नहीं दिखेगा, बट अगर आप देखो तो ये ऊपर आपको यहाँ पर ये टाइटल दिख रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये आइकन आ रहा है लेफ्ट में, तो ये एक्चुअली मेरे ब्राउज़र ने कैश कर लिया। मैंने एक आइकन थोड़ी देर पहले ऐड करके देखा था किस तरीके से डिस्प्ले होता है, तो मेरे ब्राउज़र ने कैश कर लिया। बट अब मान के चलो ये आइकन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिर्फ आपको
टाइटल है, ठीक है। तो अगर आपने टाइटल ऐड किया तो होगा क्या, ये आपको यहाँ पर ऊपर टाइटल दिखेगा, और आप बुक मार्क वगैरह बनाते हो तो ये टाइटल भी वहाँ पर सेव हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको बुक मार्क बनाऊँगा, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, दूसरा टैब ओपन करूँगा तो ये देख रहे हो यहाँ पर भी टाइम्स ऑफ इंडिया करके आ चुका है। और टाइटल की एक्चुअली इम्पोर्टेंस बहुत होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। अगर मैं गूगल ओपन करता हूँ, ठीक है, और मैंने मान लो लिख दिया नेटफ्लिक्स, ठीक है, तो ये जो नेटफ्लिक्स का गूगल सर्च इंजन का पेज आ रहा है और नेटफ्लिक्स हमारा सर्च रिजल्ट में आ रहा है, तो सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली टाइटल है, ठीक है। अब ये वॉच टीवी शोज़ ऑनलाइन, वॉच मूवीज़ ऑनलाइन, एक बार नेटफ्लिक्स ऑन करते हैं, नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं और हेड में जाते हैं, और यहाँ पर आप सर्च भी एक्चुअली कर सकते हो इस कोड में, कंट्रोल एफ, मैंने टाइटल लिखा, तो आप यहाँ देख रहे हो ना, वॉच टीवी सीरीज़, टीवी शोज़ ऑनलाइन। तो ये टाइटल एक्चुअली जब हमने गूगल सर्च किया था तो ये हमारा यहाँ पर सर्च इंजन रिजल्ट के टॉप पे गूगल ने भी टाइटल दे दिया है। पेज का जो टाइटल होता है वो फैच होके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और इसके नीचे वाला टेक्स्ट क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट टाइटल आपका यहाँ पर आ जाता है। और गूगल की एल्गोरिथम जो होती है वो ये देखती है कि इस पेज का ये टाइटल ये है, तो इस पेज को रैंक कैसे करना है। तो टाइटल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल आप डालोगे उस हिसाब से गूगल आपके पेज को रैंक करेगा। अच्छा, आपको अगर किसी पेज का टाइटल पता करना हो तो जैसे google.com ओपन करते हैं, इसका टाइटल कोई मुझे बता सकता है क्या है? सबसे ऊपर देखो, यहाँ पर गूगल लिखा है, राइट, और इस पर मैंने माउस छोड़ दिया तो देख रहे हो एक बॉक्स अभी आ गया पॉपअप, उस पर भी गूगल लिखा है, तो मुझे उस पर भी टाइटल दिख रहा है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि google.com का टाइटल यही है? तो मैंने गूगल सर्च किया, तो यहाँ पर देखो सर्च इंजन में जो google.com आ रहा है उसका जो मेन ये है, ये टाइटल है, ये टाइटल ही फैच होकर यहाँ दिखाया जा रहा है। अब इसको ओपन करते हैं, google.com को इंस्पेक्ट करते हैं और इसमें कंट्रोल एफ, इसमें सर्च करते हैं, तो यहाँ पर भी ये टाइटल गूगल आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ चेंज करूँ, एक बार इसको चेंज करके भी देखते हैं, गूगल एंड एप्पल, तो आप देख रहे हो डेवलपर टूल्स में मैंने चेंज करके देखा, अगर इसका टाइटल गूगल एंड एप्पल होता और ऊपर आपका ये चेंज हो गया, तो ये टेम्प्ररी चेंज है, ये डेवलपर टूल्स है, डेवलपर छेड़छाड़ करके देख सकते हैं, और यहाँ पर रियल टाइम में चेंज भी हो गया। रिफ्रेश करूँगा, वापस सब रीसेट हो जाएगा। तो ये टाइटल होता है। और नेक्स्ट हम टैग देखेंगे जो कि होता है लिंक टैग, और इसका क्लोजिंग वो नहीं होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ उसका ओपनिंग टैग होता है। और इसको हम क्रिएट कैसे करेंगे लिंक्स, इसमें हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करने वाले हैं। तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? एट्रीब्यूट से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ लिंक टैग काम किस लिए आता है। तो लिंक इसलिए यूज़ होता है आपके HTML डॉक्यूमेंट को एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ कनेक्ट करना, वो आपके डॉक्यूमेंट और एक्सटर्नल रिसोर्स के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है लिंक टैग। जैसे कि मेरे लैपटॉप के अंदर एक CSS की फ़ाइल पड़ी है, वो मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट में यूज़ हो, तो मैं लिंक कर दूंगा उसको। या मैं कोई ऑनलाइन CSS की फ़ाइल जो किसी सर्वर पे वो यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो दो फाइल को कनेक्ट कर रहा है, आपके HTML डॉक्यूमेंट को एक्सटर्नल रिसोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा लिंक को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट होता है REL। तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप बताते हो कि इसका रिलेशनशिप क्या है आपके HTML डॉक्यूमेंट के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल शीट, ठीक है। स्टाइल शीट का मतलब ये हमारी CSS फाइल है, और इसका लिंक कहाँ है, ये फाइल है कहाँ, ये किसी वेबसाइट से हम फैच कर रहे हैं या अपने लैपटॉप से कर रहे हैं। तो href एक और एट्रीब्यूट है जो कि हम बताएंगे कि एक्चुअली फाइल कहाँ है। तो अभी मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर से ही फाइल फैच कर रहा हूँ, तो अगर मुझे जहाँ पर अबाउट फाइल है वहीं पर अगर मेरी फाइल होती तो मैं डायरेक्टली कैसे लिख के उसको फैच करूँगा। पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको रीनेम करते हैं main.css। मान लेते हैं कि एक CSS फाइल है, ठीक है, मैंने ऐसे एक CSS फाइल बना दी है। तो यहाँ मैं डॉट लिखूँगा और स्लैश लिखूँगा,
तो मेरी डायरेक्टरी की जो जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। और VS कोड ने अच्छे अच्छे आइकन्स भी दे दिए। उसने बोला CSS है तो हैश बना दिया, HTML को ये एंगल ब्रैकेट में बना दिया। तो VS कोड थोड़ा सा एडिशनल ये सब ऐड कर देता है, तो आपका जो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है आपका डेवलपर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया। लेकिन अगर मुझे एक फोल्डर पीछे ये फाइल होती तो मैं क्या करता, मेरे को डबल डॉट लिखना पड़ता, स्लैश लिखना पड़ता, तो एक फोल्डर पीछे आ गया। एक और फोल्डर पीछे जाना पड़ता तो क्या करेंगे, दोबारा डबल डॉट स्लैश, तो एक और फोल्डर पीछे आ गए। इस तरीके से आप एक एक फोल्डर पीछे जाके भी फाइल फैच कर सकते हो। सेम फोल्डर में करना है तो डॉट स्लैश और ये फाइल आपने लिंक कर दी है। और ये जो दो एट्रीब्यूट थे href और ये रिलेशनशिप rel, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट नहीं है, ये सारे एलिमेंट्स में यूज़ नहीं हो पाएंगे, कुछ कुछ में यूज़ होते हैं। लिंक में तो यूज़ होते हैं लेकिन और में भी यूज़ होते हैं। बट जैसा id था वो ग्लोबल एट्रीब्यूट था, वो किसी भी एलिमेंट पे लगा दो, ठीक है। और मैं कुछ और लिंक के आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। तो मैं ये दो और एलिमेंट बनाने वाला हूँ लिंक के, और मैं इनको पेस्ट करने वाला हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जो ये वाली जो लिंक है इसमें हमने रिलेशनशिप तो स्टाइल शीट बताया, लेकिन हमने किसी वेबसाइट से फैच करी है CSS फाइल। ये हमारे पास सेव नहीं है। मान लो कोई लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप, उसकी कोई CSS फाइल है, हम अपना CSS कोड खुद नहीं लिखना चाहते या हम किसी और डेवलपर का काम यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने डायरेक्टली उसको भी लिंक कर सकते हैं। और आप एक और एग्जांपल देख सकते हो कि हमने रिलेशनशिप स्टाइल शीट रखा और हमने गूगल फॉन्ट है, वहाँ बहुत सारे फॉन्ट हैं, रोबोटो, एरियल, बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, वहाँ से हमने एक CSS फाइल को फैच कर लिया और हमने ये रोबोटो फॉन्ट को अब हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर पाएंगे। और मैं आपको एक्चुअली गूगल फॉन्ट को विज़िट करके दिखा भी देता हूँ। आप गूगल फॉन्ट में जाओगे, यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, जैसे आपने रोबोटो को सेलेक्ट किया, गेट फॉन्ट किया, एम्बेडेड कोड किया, आप यहाँ CSS का कोड कॉपी कर लो, ठीक है। और आप वापस अपने VS कोड में आ जाओ। इसके बदले मैं पेस्ट कर देता हूँ एक्चुअल जो कोड है, और इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं कंट्रोल सेव करके, ठीक है। तो अब ये जो तीन लिंक के एलिमेंट हमें गूगल ने खुद बना के दे दिए। तो पहला वाला ये है कि ये बोल रहा है कि आपको फॉन्ट यूज़ करने से पहले आपको इस वेबसाइट के साथ आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना है, इस्टेब्लिश करना है, तब आप ईजिली जब आप फॉन्ट यूज़ करोगे तो आपकी जल्दी से फाइल आ जाएगी, लेटेंसी कम होगी। पता चला कि फ़ाइल बहुत बड़ी है ना, आप इसको लिंक कर रहे हो, बहुत टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में, तो पहले हमने एक और लिंक टैग यूज़ किया, उसको रिलेशनशिप हमने दिया प्री कनेक्ट। तो हम दो प्री कनेक्ट लिख रहे हैं, और ये दो प्री कनेक्ट में आप अभी इतना ही समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं, इन दो वेबसाइट के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन हमने लिखी है, उसका रिलेशनशिप स्टाइल शीट है, और हमने ये लिंक उठाया और रोबोटो का जो फॉन्ट है गूगल फॉन्ट से फैच कर लिया। अब आप अपने डॉक्यूमेंट में रोबोटो फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे तरीके से ये लिंक टैग यूज़ होते हैं, और भी टैग्स होंगे जो हेड में यूज़ होते हैं। तो आप जाओ गूगल सर्च करो, नए नए टैग्स एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। तो अभी मैं आपको बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी तरफ से भी एक्सप्लोर करो, नए नए टैग्स यूज़ करके आप देखोगे कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो। आप लिंक एलिमेंट को यूज़ करके अपने पेज के साथ एक फेविकॉन आइकन ऐड कर सकते हो। फेविकॉन आइकन क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐड कैसे करा जाता है। तो आइकन एक एक्सटर्नल फाइल है, ऑब्वियसली लिंक को यूज़ करेंगे, और अपने डॉक्यूमेंट के साथ अगर हमें कोई एक्सटर्नल फाइल ऐड करनी होती है तो हम लिंक यूज़ करते हैं। तो इस फाइल का आपके डॉक्यूमेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो हम सबसे पहले एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे REL रिलेशन इज इक्वल टू आइकन। और ये आइकन किस लोकेशन पे है, तो मैंने एक नेटफ्लिक्स का इमेज ऐड कर ली है, और href एट्रीब्यूट यूज़ करके हम फाइल को की लोकेशन बताते हैं, तो यहाँ पर ऐड कर लिया है। सेव करते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, अबाउट पेज, तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे हो आपके टाइटल के लेफ्ट में एक फेविकॉन आइकन आ गया। तो ये वेब पेज के साथ एक आइकन ऐड करा जाता है, छोटा सा आइकन है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली कैश हो चुका है, अगर मैं हटा भी दूंगा इस कोड को, गूगल ब्राउज़र इमेजेस को कैश कर लेता है, तब भी आपको ये दिखेगा।
अगर कभी कभी आपकी इमेजेस कैश हो जाएं तो आप इकॉग्निटो मोड में ओपन करो, वहाँ पर आपको फ्रेश दिख जाएगा। मोस्टली ब्राउज़र क्या करता है, इमेजेस को कैश कर लेता है ताकि जल्दी से वो उनको नेक्स्ट टाइम लोड कर सके। और फेविकॉन आइकन ना सारी अलग अलग वेबसाइट्स में आपको दिख जाएगा। आप google.com ओपन करो, यहाँ पर आपको टाइटल गूगल है ऊपर और साथ में जी दिख रहा है, ठीक है। आप अगर नेटफ्लिक्स ओपन करोगे तो यहाँ पर ये एन दिख रहा है, ठीक है। और अगर ना मैं गूगल सर्च करता हूँ, देखो नेटफ्लिक्स का ना ये एन आइकन है, फेविकॉन आइकन है। ये अगर मैं गूगल सर्च करूँगा तो इसी तरह का आइकन मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो ये सारे ना लिंक को यूज़ करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और भी वेबसाइट में आप जाके देख लो, कोई भी वेबसाइट ओपन करो, रैंडमली कोई वेबसाइट ओपन करो तो आपको टाइटल के ऊपर यहाँ पर दिखेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ऐड, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी अपने आप कुछ ना कुछ फेविकॉन एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का रहता है, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं मेटा टैग। तो मेटा एक्चुअली क्या होता है, ये इस पेज का मेटा डेटा बताता है। मतलब इस पेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप मेटा टैग्स यूज़ करके दे सकते हो। तो ये सर्च इंजन को यूज़ करते हैं ये इन्फॉर्मेशन, या आपका ब्राउज़र ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। और मेटा का भी ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको मेटा के बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया किस किस तरीके से हम मेटा टैग और मेटा एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला हम बता रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, हम ब्राउज़र को दे रहे हैं, गूगल सर्च को दे रहे हैं, गूगल जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी ये पेज को यूज़ करने वाली हैं, सबको हम बता रहे हैं इस पेज के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसकी जो कैरेक्टर सेट ये UTF-8 है। मतलब जब ये कन्वर्ट होगा तो UTF-8 इंकोडिंग को यूज़ करेगा। UTF-16 भी होती है, UTF-32 भी होती है। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट भी UTF-8 यूज़ करी जाती है। बट जब कैरेक्टर कन्वर्ट होंगे तो UTF-8 के अंदर जितने स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स हैं उतने ही मतलब कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। आप UTF-8 इंकोडिंग जाके पढ़ सकते हो, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये इंकोडिंग वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो आप बस एक इंफॉर्मेशन बता रहे हो कि ये पेज UTF-8 इंकोडिंग यूज़ करेगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड हम डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि नेम हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया मेटा का, उसको बोला कि डिस्क्रिप्शन है इसकी, वैल्यू, नेम क्या है, की है, डिस्क्रिप्शन क्या है, वैल्यू है। और कंटेंट करके एक और हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया और हमने इस पेज को डिस्क्रिप्शन यूज़ कर दे दिया कि ये पेज एक्चुअली ट्यूटोरियल पेज है, जैसे फ्री वेब ट्यूटोरियल। तो इस डॉक्यूमेंट का एक डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया, ठीक है। मान लो कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज है, तो हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे दिस पेज इज़ अबाउट डेली न्यूज़, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और एक बार अपना जो अबाउट पेजेस को रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर आपको हेड के अंदर ये डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। और एक्चुअली डिस्क्रिप्शन यूज़ कहाँ होता है, जब आप गूगल सर्च करते हो, आपने नेटफ्लिक्स वेबसाइट ओपन करी, तो ये आप देख रहे हो कि टाइटल के नीचे, मैंने बताया था ऊपर वाला टाइटल होता है, टाइटल के नीचे जो दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन एक तो गूगल सर्च जो लिस्टिंग करता है वहाँ पर दिखाया जाता है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन एक्चुअली आपके पेज की क्या रैंक है वो टाइटल डिस्क्रिप्शन से डिपेंड करती है। आप अपने पेज के बारे में बताते हो टाइटल देके और डिस्क्रिप्शन देके कि हमारा पेज इस बारे में है, इस टॉपिक पे है। तो गूगल सर्च इंजन टाइटल डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपके पेज को लिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया सर्च किया, ठीक है, तो अब गूगल को कैसे पता कि मेरा ही पेज दिखाना है। हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने पेज में यूज़ किया हो, तो वो सबका टाइटल डिस्क्रिप्शन को पढ़ा जाएगा। उसके हिसाब से गूगल एक लिस्ट बना के देगा कि पहले रैंकिंग पे ये आ रहा है, सेकंड पे ये आ रहा है, थर्ड पे ये पेज आ रहा है, फोर्थ पे ये पेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट हमारा, आप इस पेज के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इसका ऑथर कौन है। तो ऑथर आप प्रकाश शुक्ला करके, जो कि मेरा नाम है, यहाँ बता सकते हो इस पेज का ऑथर ये है। लास्ट वाला मेटा टैग देख लेते हैं। तो इसमें हमने एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू, उसको वैल्यू व्यू पोर्ट दे दी। फिर एक और एट्रीब्यूट यूज़ किया कंटेंट, इसको वैल्यू हमने विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ दी है। इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0 दिया है।
तो इसको अभी इतना डिटेल में नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो पेज है, वो सारे अलग अलग स्क्रीन साइजेस में एडजस्ट हो जाएगा, मोबाइल में, टैबलेट में, डेस्कटॉप में। जब हम CSS पढ़ेंगे तो और डिटेल में मैं आपको ये बता दूंगा। और इसका मतलब यही होता है कि जो व्यू पोर्ट की विड्थ होती है वो आपके डिवाइस की विड्थ के साथ मैच हो जाए। और इसका जो इनिशियल स्केल होता है वो 1.0 है। ऐसा नहीं जो पेज लोड होगा वो थोड़ा सा जूम्ड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आपने इनिशियल स्केल भी डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने मेटा टैग्स में दे दी। तो इतने ही हम एलिमेंट कवर करने वाले हैं हेड में। और भी कुछ एलिमेंट्स अगर आपको दिखते हैं तो आप देखो, एक्सप्लोर करो। और आप जब भी कोई वेब पेज बनाओ तो उसमें ऐड करके देखो कि उन एलिमेंट और उन टैग्स और उन एट्रीब्यूट को यूज करके क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके पेज में।